सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आज हमारे सामने यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सारे सवाल है जो कि हमसे जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट के भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, सभी आपको नीचे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। वर्क एनर्जी पावर में आपको कुल मिलाकर 7 सवाल पूछे गए थे और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से टोटल सिर्फ 3 सवाल पूछे गए थे। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का आपको यहां पर 4 सिंपल सा स्टेप है, आप इसको फॉलो कीजिए, यू कैन इजीली एक्सेस दोज पीडीएफ्स। ठीक है, चलिए आपके पास यहां पर 2020 से लेके 2026 के एवरी सिंगल क्वेश्चन के डिस्कशंस है। सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, यू कैन एक्सेस दैट। देखिए सिंपल सा रूल है, अगर आपका इन दोनों चैप्टर पे कमांड ठीक ठाक है तो आप इसको है ना टाइम बाउंड मैनर में अपने से टाइमर लगा के सॉल्व कीजिएगा +4 माइनस में, और नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा कि भैया आपका कितना स्कोर बन रहा है, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, और जो सवाल आपको लगता है कि दोबारा आपको रिवाइज करना चाहिए उसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में हमसे ये पूछा गया था। कहता है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 2 kg falls from a height of 10 meter and is brought to rest after penetrating 10 centimeter into the sand. The average force exerted by the sand on the ball is how much? देखिए जाहिर सी बात है कि जो सैंड है वो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा होगा। सपोज कीजिए कि ये हमने सैंड दिखा दिया, ये जो ब्लू वाला चीज है, और ये हमने दिखा दिया है भैया 10 मीटर। ठीक है, दिस इज योर 10 मीटर। यहां पे अपना वो बॉल है, बॉल का मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 किलो का है, और ये जो सैंड है ना ये हमको है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 0.1 मीटर। ठीक है, अब ये 2 kg का जो पार्टिकल है, अभी इसका इनिशियल स्पीड 0 था, ये नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, यहां से लेके यहां तक के मोशन में देयर इज नथिंग अपोजिंग इट्स मोशन। लेकिन जब ये बॉल आपको नीचे जा रहा होगा ना तो सैंड इसके मोशन को अपोज करेगा, काइंड ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग उसको उसके ऊपर लगाएगा। तो हमसे वही एवरेज फोर्स पूछ रहा है जो कि सैंड उस बॉल पे लगाया। तो हम कह रहे हैं अगर ये इनिशियल पोजीशन ए है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन बी है, और यहां तक मतलब 0.1 मीटर ही वो सैंड के अंदर घुस पाया, यहां पर आने के बाद पोजीशन सी पे आने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी दोबारा से 0 हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि एक काम करते हैं ना, ए से लेके सी तक डायरेक्टली आप लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय योर एक्सटर्नल। यहां पर हम लोग है ना, ये जो सैंड इस बॉल के ऊपर, जैसे ही ये बॉल इस सैंड के अंदर घुसा है, सैंड इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है स्मॉल एफ। ठीक है, तो सैंड फोर्स ऊपर लगा रहा है लेकिन बॉल का डिस्प्लेसमेंट बी से सी नीचे की तरफ हो रहा है। तो हम कह रहे हैं यहां पर वर्क डन बाई दैट फ्रिक्शन फोर्स या फिर आपका सैंड का फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है इसको क्या तो आप एलएचएस में लिखो, और अगर तुम इसको आरएचएस में भेजते हो, अगर तुम ये चीज यहां पर नहीं लिखते हो तो तुमको यहां पर लिखना पड़ता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहां पर डेल्टा यू नहीं लिख के वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख रहे हैं। अब देखिए इसका जो वर्क डन है वो आपको सिर्फ बी से लेके सी तक के लिए हो रहा है, और वो नेगेटिव वर्क डन होगा -f इंटू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर 0.1। नेगेटिव वर्क डन क्यों हुआ, because displacement and force are in the opposite direction. What is work done by gravity? भैया ग्रेविटी भी नीचे लिख रहा है और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी ए से लेके सी तक नीचे ही हुआ है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है 2, ग्रेविटी, अच्छा देखिए सवाल में ना ग्रेविटी दिया नहीं है, अच्छा सॉरी दिया हुआ है, टेक g एज 10। तो अगर हम लोग यहां पर g को 10 ले ले, मास इनटू ग्रेविटी इनटू योर डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस 0.1 यानी कि 10.1 हो गया है इसका डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू डेल्टा के। शुरुआत में भी स्पीड 0 और फाइनली भी 0, तो डेल्टा के मेरा यहां पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहां से दिखना चाहिए कि f की वैल्यू आपको निकल कर आ रही है 20 इंटू 101 यानी कि 2020 न्यूटन, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2।
हमको यहां पर कहता है कि भैया एक पार्टिकल है, उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दिस एंड दिस, और इन फोर्सेस की वजह से इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर अलोंग दिस डायरेक्शन। समझिएगा, आपके पास नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर दोगे तो आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा। भैया ये एडिशन तो कर सकते हैं ना, 5i कैप प्लस योर 2j कैप प्लस योर 2k कैप, ये हमको हो गया नेट फोर्स। लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है। हमको ये जरूर दिया है कि भैया इस डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो भी 25 मीटर है। तो भैया ये डायरेक्शन का ना पहले निकालो यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? डिवाइड दिस वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। भैया इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड 5 होगा। अब ये आपको बन गया है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, 25 इंटू एन कैप, राइट। तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट हो गया है 25 इंटू 1/5, दिस इज योर 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये हमको हो जाएगा 5, और यहां से आ रहा है 15i कैप माइनस योर 20j कैप। तो भैया व्हाट इज दी वर्क डन? वर्क डन हमको हो जाएगा F डॉट एस। तो यहां पे करो डॉट प्रोडक्ट, 5 और 15 का जाएगा डॉट, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 40। सो यहां से हमको ये निकल कर आ रहा है 35 जूल्स। केयरफुल रहना है, ये हमारे को यूनिट वेक्टर में नहीं दिया था, तो डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं टू गेट दी डिस्प्लेसमेंट इन द वेक्टर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg बिगिंस टू मूव, बिगिंस मतलब इनिशियल स्पीड 0 रहा होगा, टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स ब्ला 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 ब्ला, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखिए जब पावर हमको किसी मोमेंट पे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस पावर का हमको ख्याल आता है, दैट इज योर एफ डॉट वी। तो आपको 2 सेकंड पे एफ कितना है, वी कितना है, डिटरमाइन कर लेना है। अच्छा, 2 सेकंड पे एफ कितना है वो तो बड़ा ही क्लियर है, यहां पे टी की जगह आप 2 पुट कर दो, तो ये हमको हो जाएगा 4i कैप प्लस यहां पे 4 छक्के 24 जे कैप। लेकिन वी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां से निकालो ए, फोर्स है ना, फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास, मास यहां पर 2 किलो है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको हो जाएगा टी आई कैप प्लस योर 3t कैप। लेकिन ये जो ए वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मेरे को वी नहीं हो जाएगा, इंटीग्रल ए डॉट योर डी टी, राइट। अच्छा, दिस इज नॉट योर डॉट प्रोडक्ट, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ए वेक्टर इतना है, दिस इज योर टी आई कैप प्लस योर 3t कैप, ये हमारे को dt है, इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके t तक के लिए, और समय शून्य पे आपको ही पता है कि आपका इनिशियल स्पीड 0 ही था, तो इंटीग्रेट अगर किया तो ये हमको हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2i कैप, और ये हमको बचेगा सिर्फ t क्यूब j कैप। तो भैया वेलोसिटी हमको 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो भैया ये हमको हो जाएगा 2i कैप प्लस ये हमको हो जाएगा 8j कैप। सो व्हाट इज योर पावर, पावर इज योर, ये हमारे को F है और ये हमारे को V है, लो डॉट इसका, 4 दूनी 8 और 24 मल्टीप्लाइड बाई योर 8 ओवर हियर। तो यहां से अगर हम 8 कॉमन ले ले तो 1 प्लस 24 इज योर 25, और ये कहीं ना कहीं हमको 200 आता हुआ दिखना चाहिए। क्लियर है एकदम, ठीक है। आई होप यहां पे समझ में आया। इस ए को हमने क्या लिखा था, दिस ए इज नथिंग बट योर डीवी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में, अ मास ऑफ 1 kg इज केप्ट इन अ इंक्लाइंड प्लेन विद 30 डिग्री इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट। बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपका ये इंक्लाइन प्लेन तो था, है ना, इस पे एक ब्लॉक भी है, लेकिन शुरुआत में ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो भैया ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर पा रहा है? ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है 1 kg, दिस इज योर
दिस इज योर 1 kg। ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, लेकिन ये ब्लॉक रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि पक्के तौर पे फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा और इस ब्लॉक को रोक के रखा है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? mg साइन थीटा के बराबर लग रहा होगा। व्हाट इज mg साइन थीटा? मास इंटू ग्रेविटी इंटू साइन 30, यानी कि 1/2। यानी कि ये अगर 5 है तो फ्रिक्शन भी आपको 5 लग रहा है और इस ब्लॉक को रोके हुए है। अब हमसे कहता है कि आपका ये जो वेज है ना, ये वेज आपका ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये ट्रैवल कर रहा है तो इस ब्लॉक के ऊपर आपको कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक अगर तुम इस वेज के फ्रेम में भी चले जाओगे तो भैया जो फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी भी इनर्शियल फ्रेम ही है, राइट। तो इस ब्लॉक के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ यही फोर्सेस दिखा रहे हो। ये दोनों हो गया, एक नॉर्मल हो गया। हमसे पूछता है द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन टाइम 2 सेकेंड इज हाउ मच। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 सेकेंड में ये जो ब्लॉक है ना वो ऊपर कितना डिस्प्लेस कर जाएगा। 2 सेकेंड में ये जो हमारा ब्लॉक है वो डिस्प्लेस कर जाएगा। समझिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये वेज ऊपर जा रहा है ना तो ये ब्लॉक आपको इस वेज पे कोई स्लिप नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्सेस एक्टिंग स्टिल, है ना। अगर तुम वेज के फ्रेम में जाएगा तो कोई सूडो फोर्स भी नहीं है, तो अभी भी ये दोनों चीज आपको एक साथ ऊपर मूव कर रही है। तो भैया 2 सेकेंड में ये जो ब्लॉक होगा वो आपको 8 मीटर ऊपर चल जाएगा, 2 × 4, राइट। तो भैया डिस्प्लेसमेंट 8 है और फ्रिक्शन का फोर्स 5 है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? तो कुछ नहीं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, यानी फ्रिक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय cos 60, एफ एस cos थीटा, तो cos 60 डिग्री। तो यहां से क्या ये हमको 20 जूल्स आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर एकदम? बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The rain drop of mass 1 gram starts with 0 from a height of 1 kilometer। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपको बूंद है, इसका मास ही है आपको 10⁻³ किलोग्राम और इसका इनिशियल स्पीड 0 था। जाहिर सी बात है जब ये नीचे जा रहा होगा तो इस पर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, है ना। सवाल आपको उसी डायरेक्शन में बेसिकली इट हिट्स। अच्छा, यहां से यहां का हाइट कितना है? 1000 मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड तक पहुंचा तो इसकी गति हो गई थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स इज डैश जूल्स। तो भैया जब ये आपको नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर आपको कुछ रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। आप लिखो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय दैट ड्रैग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू योर डेल्टा के। व्हाट इज वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स, हमको वही निकालना है, तो इसको कुछ मत करो। प्लस व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, भैया इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, सिंपली mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज m? 10⁻³ व्हाट इज ग्रेविटी? दैट इज योर 10, एंड व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? दैट इज योर 10⁻³ इज इक्वल टू योर हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में 0 था और फाइनली कुछ है, तो चुपचाप से हाफ m v फाइनल स्क्वायर कर देंगे, तो हाफ m है हमको 10⁻³ और इसका वेलोसिटी का जब स्क्वायर करोगे मुन्ना तो ये आपको 25 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपको मरमुरा गया। सो दिस इज इक्वल टू योर, यहां से अगर हम देखें ना तो बहुत कुछ सुंदर तो नहीं दिख रहा है। दिस इज योर -10 प्लस ये आपको 25 ही है ना जी, 5 का स्क्वायर किया तो 25, ठीक है। तो ये हमको हो रहा है 12.5, तो यहां से हमको दिख रहा है 0.0125। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर 0.1 भी होता तो 9.99, यानी कि 9.99 से थोड़ा सा छोटा होगा, -9.98 समथिंग है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है हमको, देख लीजिए। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 5th का था ऑप्शन नंबर
4 हमारे पास। ये देखिए छठा सवाल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से सवाल है। अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड्स इन अ वर्टिकल सर्कुलर लूप, अ स्मॉल बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट h if the body exerts a force of 3 times its weight on the plane at the highest point of circle, then the height h is equal to अल्फा r। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? हमसे कहता है कि यहाँ पर एक बॉल था, आपने इसको रिलीज कर दिया है, ये बॉल जा रहा है साइन से जुई करके गया 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 गया, मस्त चक्कर काट रहा है। जब बॉल आपको यहाँ पर है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर है, इसका वीडियो अगर बनाओगे तो इस बॉल पे तुमको लग रहा है एक नॉर्मल, जो कि ये सरफेस इस पे लगा रहा होगा बॉल पे, प्लस एक mg। मान लेते हैं कि बॉल की वेलोसिटी यहां पर v है, तो इक्वेशन क्या कहता है? नॉर्मल प्लस mg शुड बी प्रोवाइडिंग दिस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज योर mv स्क्वायर बाई r। लेकिन हमको ये भी कह रहा है कि भैया इफ बॉडी exerts a force 3 times its weight on the plane, अगर ये बॉडी इस प्लेन पे जो नॉर्मल लगा रहा है वो 3 टाइम्स इट्स वेट के बराबर है, तो ये सरफेस भी तो इस पे इतना ही नॉर्मल लगा रहा होगा। तो तुमको नॉर्मल पता चल गया है कि सवाल में नॉर्मल जो है ना वो 3 mg के बराबर है, mv स्क्वायर बाई r। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको v स्क्वायर पता चल गया है कि भैया ये आपको ना 3rg नहीं, कितना हुआ, 4 हो गया ना, 4rg के बराबर है। अब यहां और यहां के बीच में कर दो एनर्जी कंजर्वेशन। जब बॉल यहां से यहां इफेक्टिवली गया है तो इफेक्टिव लॉस इन हाइट हुआ है h माइनस 2r। भैया ये आपको 2r है ना, ये आपको h है, तो ये इफेक्टिव हाइट का जो लॉस हुआ है वो h माइनस 2r है। तो आप क्या बोलोगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर कुछ गेन हुआ, यहां पर तो कुछ था भी नहीं, तो गेन क्या हुआ? बेसिकली हाफ m v का स्क्वायर, और v का स्क्वायर कितना है? 4rg के बराबर है। अगर अब ध्यान से देखो तो m ने g को मार दिया, तो h इज इक्वल टू 4r निकल के आया क्या? यानी कि अल्फा की वैल्यू हमको ऑप्शन नंबर 2 में दिखनी चाहिए। क्लियर एकदम? चलिए बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर के 7th क्वेश्चन की। देखिएगा, a body of mass 1 kg moves along a straight line with a velocity this much. The work done by the body during the displacement from x equals to 0 to 5 meter. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार इस प्रकार का सवाल आपने देखा होगा। आपसे वर्क डन पूछ रहा है, सो वी नो दी वर्क डन इज इक्वल टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको हो जाएगा हाफ m योर v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो m हमको दिया है 1, व्हाट इज v फाइनल, यानी कि जब x की वैल्यू 5 है तो वेलोसिटी कितनी है? तो यहां पर x की जगह 5 लिख दो, तो 25 इंटू 2 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, माइनस जब x 0 है तो v कितना होगा? 0। तो क्या यहां से हमको एक बार में ही आंसर मेरा 1250 जूल्स नहीं आ जाएगा? था कि नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन? ठीक है, देखिए अब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, फिर से वही नियम है, +4 -1। देखिएगा, हमसे कह रहा है 2 blocks of masses 2 kg and 1 kg respectively are tied to the ends of a string which passes over a light frictionless pulley as shown. The masses are held at rest. शुरुआत में दोनों रेस्ट पे था, दोनों शुरुआत में सेम लेवल पे था, आपने रिलीज कर दिया, 2 kg भारी है वो नीचे जाएगा, ये 1 kg ऊपर जाएगा, राइट। द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड इज हाउ मच? देखिए पहले दोनों ही रेस्ट पर है, तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अच्छा, जब सब कुछ रेस्ट पे तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे शुरुआत में। अच्छा, आपने जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया, इस 2 kg का एक्सेलरेशन a ऊपर होगा और 1 kg का नीचे होगा। ये a कितना होगा? एटवुड मशीन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई योर ग्रेविटी, तो ये हमको निकल कर आएगा 10/3। लेकिन ये एक्सेलरेशन है इंडिपेंडेंट बॉडीज का, हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखते हो ना, तो आप क्या लिखते हो? m1 a1
प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब आपको है ना साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्टली साइन के साथ पुट करें, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, तो इसको अगर हमने M1 बोला है सो 2 मल्टीप्लाइड बाई A, और A कितना है +10/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस A, राइट, तो -10/3 अपॉन टोटल मास विच इज योर 2 + 1। तो अगर हम यहां पर 2 को और रादर अगर हम 10/3 को कॉमन ले ले, तो यहां पर इफेक्टिवली हमको 10/3 ही बच रहा है, और नीचे में मेरे पास 3 है, सो 10/9, और ये पॉजिटिव आया है, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ रहा होगा। तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकंड में नहीं निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, u 0 है तो चुपचाप से हाफ a और टाइम का स्क्वायर, तो क्या ये हमको 20/9 नहीं आ जाएगा, यानी कि 2.22 ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। क्लियर है, बढ़िया है। देखिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में हमसे ये सवाल पूछा गया। हमको कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये हमको 120 डिग्री दे रखा है, ये 15 किलो का पॉइंट मास है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है। हमसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। और पॉइंट P क्या है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये लाइन, उसका मिड पॉइंट है ये पॉइंट P। देखिए जैसे ही आपसे ये बोल दिया गया ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P, तो पॉइंट P आपके लिए अब रेफरेंस हो गया है, और आंसर हमको दिया देखो XY कोऑर्डिनेट्स में। तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए अब P ही मेरा ओरिजिन है, मेरे लिए मेरा P ही जो है वो ओरिजिन है। उस पे आने से पहले लेट अस कैलकुलेट कि भैया ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये 10 है, ये 120 है, और ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों साइड आपको सेम है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होगा, तो 10 और ये 60 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 10 sin 60 डिग्री, मतलब 5√3। तो हमको दिख रहा है कि साहब ये डिस्टेंस 5√3 है, और ये डिस्टेंस भी 5√3 है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 60 है, तो ये हमको हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, मतलब कि 5 यूनिट्स है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है अपने को 5 यूनिट्स के बराबर है, मतलब कि यहां से यहां तक का 5/2 होगा, क्योंकि P आपका मिड पॉइंट है। अब तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरे को y एक्सिस है, ठीक है। सवाल में अगर डिफाइन कर देता कि y को ऊपर लेना है तो बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहता। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर y को नीचे भी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला है, तो जो नॉर्मल तरीके से होता है वैसे ले रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मेरे को ओरिजिन है। अब इसके हिसाब से बाकी सब लिखो कोऑर्डिनेट्स। तो 15 किलो का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखाएगा, x तो इसका 0 ही होगा, 0 कॉमा, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है 5/2, तो ये हमको हो जाएगा 5/2। अगर इसकी बात करोगे तो भैया इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा -5√3 कॉमा ओरिजिन से नीचे है, कितना नीचे है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना नीचे 5/2, लेकिन नीचे है मतलब -5/2। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा +5√3, लेकिन y में -5/2। एक बार कोऑर्डिनेट खेल लिए हो ना, अब लिखो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, m1 y1 प्लस m2 y2, राइट। सो दिस इनटू दिस 15 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, यहां पे आपको हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -5/2, और यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास हमको लग रहा है कि 20 किलो है आपका। अच्छा, तो यहां पर है ना, यहां पर आप चाहो तो 5/2 ऐसा कॉमन अगर खींच लो, तो अंदर में है 15 -2 -3, कितना हो जाएगा, 15 - 5 कितना हो रहा है आपको, 10 आ रहा है, ये निकल के 10 डिवाइडेड बाई योर 20 ओवर हियर, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ से ये हमको गायब हो गया और ये हमको हो जाएगा 5/4 जो कि 1.25 के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है कि भैया 1.25 है और यहाँ पर है ना देखो एक ही ऑप्शन जहाँ पे 1.25 है, तो कहीं ना कहीं यही सही होगा। आप x भी चेक कर लो ना अपने मन के संतुष्टि के लिए। आइए हम लोग x कोऑर्डिनेट भी इसका चेक कर लेते हैं। सो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 15 इंटू 0 0 ही होगा, 3 इंटू दिस विच इज 15√3, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू दिस जो कि आपको हो जाएगा -10√3 और टोटल मास हमको 20 है तो ये हमको हो जाएगा 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √3/4 जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तो भैया 1 हमको एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। टू आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मास बोला है, हैव इनिशियल वेलोसिटीज दिस एंड दिस। The body A has acceleration this much while the acceleration of body B is this much. The center of mass of two bodies moves in dash path. तो भाई जब सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करना है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, m1v1, सो m इंटू 4i कैप प्लस m इंटू 4j कैप, और दोनों का मास सेम है ना तो m प्लस m 2m हो जाएगा। mm मर गया तो 2i कैप प्लस 2j कैप। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, m1 a1, तो ये हमको हो जाएगा बेसिकली 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस m2 a2, तो भैया a2 ही मेरा 0 है, अपॉन टोटल मास, तो ये हमको आ रहा है 3i कैप प्लस 3j कैप। क्या तुमको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है और सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो दोनों कांस्टेंट तो है ही, है ना, कांस्टेंट वैल्यूज है और सेम डायरेक्शन में भी है। 2i कैप 2j कैप, तुम डायरेक्शन तो समझता है तुम लोग, अगर ये मेरा x एक्सिस है ये मेरा y एक्सिस है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा 2i कैप 2j कैप, तो रिजल्टेंट किधर होगा इधर, और ये 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों 2 और 2 है। सिमिलरली ये दोनों ही 3 और 3 है तो एक्सेलरेशन भी हमको इसी डायरेक्शन में है, तो जब दोनों ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है इसका मतलब जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।